साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आज फिर से शाश्वत एसआर क्लासेस के अंतर्गत। आज हम हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन और नामकरण है, अलग अलग विद्वानों ने जो अब तक के 1000 साल के समय को जिस प्रकार से उन्होंने बांटा है और अलग अलग कालों के अलग अलग नाम उन्होंने किए हैं, नामकरण किए हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम देखेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग नामकरण और अलग अलग कालखंडों में बांटकर अपने इतिहास ग्रंथ लिखे हैं, उनमें जो मुख्य हैं, जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा उपयोगी है, अक्सर परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्न आते रहते हैं, तो हम इन 6 प्रमुख विद्वानों के इतिहास ग्रंथों में जो उन्होंने हिंदी साहित्य के लगभग 1000 साल या कहें कि अगर हम 650 ईस्वी से इसको प्रारंभ मानते हैं तो लगभग 1350 वर्ष के इतिहास को किन किन खंडों में किन किन विद्वानों ने किस प्रकार से बांटा है, उनका क्या क्या नामकरण किया है, उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी को देखते हुए आज हम देखते हैं कि सर्वप्रथम, जैसा कि हमने बताया था आपको पिछले वीडियो में, कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया है सच्चे अर्थों में डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन से ये शुरू होता है। सच्चे अर्थों में, सही अर्थों में, तार्किक रूप से, क्रमबद्ध रूप से जिन्होंने लिखा है, तो उन्होंने जो काल विभाजन किया है 1888 में जो उनका इतिहास ग्रंथ आया था, उसमें उन्होंने अपने ग्रंथ में अपने इतिहास ग्रंथ को 11 भागों में विभक्त किया है। उनके नाम अलग अलग नाम दिए हैं। पहला है चारण काल। अब वो देते हैं चारण काल 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक का काल वो चारण काल मानते हैं। यानी वो जो शुक्ल जी जिसे धार्मिक परंपरा का काव्य कहकर और उनको नकार देते हैं, उसको भी उन्होंने मान लिया है। 700 से 1300 ईस्वी तक का काल चारण काल, और उसके बाद में चारण काल में ही आदिकाल आ गया। यानी आदिकाल का नाम इन्होंने चारण काल किया है, कुछ समय पहले से लिया है। और उसके बाद में 1300 से सीधा आ गया है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, और उसके बाद में जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी और कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, ये 10वां बिंदु उन्होंने रखा है। और 11वां शीर्षक रखा है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। एक अंग्रेजी विद्वान है, और क्योंकि उन्होंने यहाँ की परंपराओं को, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन को, इसकी अब तक के लेखन को उन्होंने देखा, समझा। हालांकि इन्होंने ये जो काल विभाजन किया है और नामकरण किया है थोड़ा तर्कपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि इन्होंने प्रथम ऐसे विद्वान थे जिन्होंने काल विभाजन और नामकरण पर एक तरीके से, एक सिस्टम से काम किया था, तो इस हिसाब से ये जो नामकरण है और इस काल विभाजन है, इसका एक ठीक आधार है। ये आगे के जो विद्वान हैं उनके लिए आधार प्रदान करता है। कुछ चीजें हैं जैसे ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, और उसके बाद में तुलसीदास, और फिर रीति काव्य आ जाता है। उसके बाद में तुलसीदास के प्रवृत्ति, यानी तुलसीदास के प्रवृत्ति तो रीति काव्य के अंतर्गत ही समाहित है। तो इस प्रकार के हम देखते हैं कि कुछ त्रुटियां हैं, लेकिन प्रथम प्रयास के तौर पे ये प्रशंसनीय है। उसके बाद में दूसरा जो काल विभाजन और नामकरण हमारे सामने आता है, मिश्र बंधुओं ने इस तरीके से एक वैज्ञानिक तरीके से इसको विभाजित करने का प्रयास किया है, नामकरण किया है। प्रारंभिक काल, लेकिन ये जो नामकरण किया है किसी विशेष प्रवृत्ति के आधार पर नहीं किया है। आरंभिक काल, उत्तर आरंभिक काल, पूर्व माध्यमिक, उत्तर माध्यमिक, इस प्रकार से किया है। काल विभाजन से किया है, लेकिन नामकरण में वो प्रवृत्ति नहीं आ पाई है, या वो ठोस आधार वो दे नहीं पाए हैं। पूर्व प्रारंभिक काल ये विक्रम संवत 700 यानी 643 ईस्वी से इन्होंने
इसको प्रारंभ माना है। तो विक्रम संवत 700 से 1343 ईस्वी उत्तर आरंभिक काल ये है विक्रम संवत 1344 से 1444 तक। उसके बाद में माध्यमिक काल ये स्पष्ट नहीं हो रहा है यहाँ, प्रारंभिक काल माध्यमिक काल प्रवृत्ति को उन्होंने नकार दिया है। तो पूर्व माध्यमिक काल है कि विक्रम संवत 1445 से 1560 और उत्तर माध्यमिक काल है विक्रम संवत 1561 से 1680 तक। ये जो माध्यमिक काल है ये भक्ति काल की काल अवधि है। उसके बाद में अलंकृत काल, यहाँ आके उन्होंने कुछ प्रवृत्ति के आधार पर नामकरण करने की चेष्टा की है। पूर्व अलंकृत काल जो विक्रम संवत 1681 से 1790 और उसके बाद उत्तर अलंकृत काल जो विक्रम संवत 1791 से 1889 तक। ये एक बड़ी बात है कि परिवर्तन काल उन्होंने माना है कि जो ऐसे ही आधुनिक काल नहीं आया है, इसमें कुछ समय है जिसमें ऐसी परिस्थितियां बनी कि रीतिकाल की जो प्रवृत्तियां थी, रीतिकाल में जो मुख्यतया जिस प्रवृत्ति को आधार रखकर रचनाएं कर रहे थे उसमें और आधुनिक काल में आने में कुछ ऐसा काल था। तो इन्होंने इसको कहा है परिवर्तन काल। ये विक्रम संवत 1890 से 1924 तक है और उसके बाद में इन्होंने वर्तमान काल माना है विक्रम संवत 1925 से लगातार। यानी विक्रम संवत 1925 का मतलब 1867 ईस्वी से उसके बाद में लगातार अब तक जो है उसको काल को आधुनिक काल माना है। ये सारे जो काल है विक्रम संवत के अनुसार है। अब हम देखते हैं इन्होंने बिल्कुल जो काल विभाजन किया है, काल विभाजन बहुत वैज्ञानिक तरीके से किया है, लेकिन जो प्रवृत्ति है उसको वो स्पष्ट नहीं कर पाए। इसके बाद में आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, एक बहुत बड़ा नाम। और रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रथम बार दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया या दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति को वो सामने लेके आए। तो यहाँ पर प्रत्येक काल के उन्होंने दो नाम दिए हैं। वीर गाथा काल और जिसको कि आदिकाल कहा जाता है वो है संवत 1050 से संवत 1375 तक। दूसरा है भक्ति काल जिसे वो पूर्व मध्य काल भी नाम देते हैं और यह है संवत 1375 से 1700 तक। रीति काल उत्तर मध्य काल इसे एक अन्य नाम देते हैं और यह है संवत 1700 से 1900 तक। और ये गद्य काल जिसे आधुनिक काल भी कहा गया है, ये संवत 1900 से 1984 तक। यानी आधुनिक काल जो माना है इन्होंने 1843 से। और ये जो मिश्र बंधु है ये आधुनिक काल मान रहे 1867 से मानते हैं और ये 1843 से मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और इनका जो ये विभाजन है वो संतुलित है और चूंकि नामकरण भी प्रवृत्ति के आधार पर किए हैं और इसके बाद भी आधुनिक काल में इन्होंने प्रवृत्ति के हिसाब से किया है, बहुत अच्छा इन्होंने करने का प्रयास किया है। बस इसमें यही है कि वीर गाथा काल जो नामकरण है काफी विवादास्पद रहा है इनका। और बाकी इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में ऐसे ऐसे कथन दिए हैं, ऐसी स्थापनाएं की है कि बाद के विद्वानों के लिए वो मील का पत्थर बन गए हैं अपने इतिहास ग्रंथ में। और इनके जो है निष्कर्ष है उनको काट पाना किसी भी विद्वान के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। अब चौथे नंबर पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, इन्होंने जो है आदिकाल को दिया है। आदिकाल को भी दो सीमाओं में बांट रखा है। एक है संधि काल, यानी ये भी सही है कि जो अपभ्रंश है वो एकदम से हिंदी में बदलने के लिए उसको कुछ समय चाहिए था। तो संधि काल इन्होंने माना है संवत 750 से 1000 ईस्वी तक। 750 का अर्थ है 693 ईस्वी से ये हिंदी साहित्य का आरंभिक काल मानते हैं। उसके बाद में दूसरा काल ये लेते हैं चारण काल और संवत 1000 से 1375। इसके बाद में जो आप देखिए इसका बाद का जो काल विभाजन है ये शुक्ल जी के आसपास है। शुक्ल जी ने यहाँ संवत 1050 से 1375 तक आदिकाल वीरगाथा काल माना है। इन्होंने उसको नाम दिया है चारण काल और ये संवत 1000 से 1375 तक। भक्ति काल देख लीजिए, भक्ति काल संवत 1375 से 1700 तक है और ये भी 1375 से 1700 तक भक्ति काल मानते हैं। इसके बाद में है रीति काल संवत 1700 से 1900 तक और रीति काल ये भी 1700 से 1900 तक मानते हैं। गद्य काल आधुनिक काल संवत 1900 से अब तक। यानी कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने
शुरुआत में जो हिंदी साहित्य का प्रारंभ हुआ उसको संधि काल और उसके बाद के काल को चारण काल कहा है, लेकिन काल विभाजन में इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का अनुसरण किया है। उसके बाद में हम देखते हैं कि एक बड़े विद्वान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जिन्होंने हिंदी साहित्य को अब तक सर्वाधिक इतिहास ग्रंथ उपलब्ध करवाए हैं, और हालांकि पुस्तकें छोटी छोटी है लेकिन बड़ी बड़ी स्थापनाएं उन्होंने दी है, और रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ को चुनौती दी है। कई स्थापनाओं को उन्होंने खारिज भी किया है, निष्कर्षों को अकाट्य तर्कों से विश्लेषित किया है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रथम बार ये जो हम अब तक देखते आ रहे थे, विक्रम संवत से विभिन्न विद्वानों ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन को समझाने का प्रयास किया है, विक्रम संवत से, लेकिन उन्होंने प्रथम बार जो है ईस्वी सन के आधार पे, जो ज्यादा प्रचलन में आने की वजह से ज्यादा आसानी से समझ में आ सकता है, तो उसके आधार पे इन्होंने ईस्वी सन के आधार पे काल विभाजन किया है। और इनकी एक बड़ी देन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, इन्होंने जो है आदिकाल नाम हिंदी के आरंभिक काल को दिया है, जो अब तक का सर्वमान्य नाम रहा है आदिकाल का, प्रारंभिक काल का। तो ये है, इन्होंने 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक माना है आदिकाल, यानी ये प्रारंभ जो मानते हैं हिंदी साहित्य का, ये तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का अनुसरण करना ही है, क्योंकि ये जो रामचंद्र शुक्ल जी है 993 ईस्वी से इसको प्रारंभ मानते हैं, और ये मानते हैं 1000 ईस्वी से। बाद का सारा जो है काल विभाजन शुक्ल जी के हिसाब से है। भक्ति काल 1400 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक, रीति काल है 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक, आधुनिक काल है 1850 ईस्वी से मान रहे हैं। अलग अलग आप देख रहे हैं कि आधुनिक काल का आरंभ भी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है। मिश्र बिंदु जी ने इनको जो माना है 1867 से माना है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको माना है आधुनिक काल का, यहाँ देखें तो 1843 से माना है, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने 1843 से इन्होंने भी माना है, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 1850 से इसका आधुनिक काल का प्रारंभ माना है। और अंत में हम देखते हैं छठे विद्वान, जो एक बड़े महत्वपूर्ण विद्वान है जिनका इतिहास ग्रंथ काफी समादृत है, तो वो है डॉक्टर नगेंद्र। इन्होंने आदिकाल जो माना है, इन्होंने इसके बाद से, जैसे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने काल विभाजन में ईस्वी सन का सहारा लिया है, तो इन्होंने भी ईस्वी सन का सहारा लिया है। इनके द्वारा जो संपादित इतिहास ग्रंथ है उसमें कुल 17 अध्याय हैं, और 25 विद्वानों ने मिलकर उसको लिखा है। अन्य जो अब तक के ग्रंथ लिखे गए हैं उन ग्रंथों का विशद अध्ययन करके 1000 पृष्ठों का एक बड़ा ग्रंथ उन्होंने उपलब्ध कराया है हिंदी साहित्य को। और बहुत सारी जो शोध हुए हैं, बहुत सारी जो धारणाएं थी, उनको स्पष्ट करते हुए, उनका एक तरीके से जमाते हुए, तरीके से विश्लेषित करते हुए अपने इतिहास ग्रंथ में उन्होंने काफी अच्छी सामग्री उपलब्ध करवाई है। तो अब ये मानते हैं आदिकाल 750 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक, भक्ति काल 1350 से 1650 ईस्वी तक, रीति काल 1650 से 1850 ईस्वी तक, और आधुनिक काल ये भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हिसाब से या उनके अनुसार ही 1850 ईस्वी से आधुनिक काल का प्रारंभ मानते हैं। और आधुनिक काल में भी आगे वो अपने काल विभाजन का वो वर्गीकरण करते हैं आधुनिक काल में। तो प्रथम को जो काल है पुनर्जागरण काल नाम वो देते हैं, और ये है 1857 की क्रांति को आधार मानते हुए 1857 से 1900 ईस्वी तक। दूसरा है जागरण सुधार काल, जो 1900 से 1918 ईस्वी तक, और छायावाद काल 1918 से 1938 ईस्वी तक, और छायावादोत्तर काल 1938 से अब तक, जिनको भी इस छायावादोत्तर काल को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा है, वो है प्रगति काल और प्रयोग काल, इन दोनों को नाम से इन्होंने दे रखा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के काल विभाजन को अब तक के 1350 वर्ष या 1000 वर्ष के लंबे इतिहास काल को अब तक जितनी प्रवृत्तियों के आधार पर कालखंडों में बांटा गया है इन 6 बड़े विद्वानों ने। हालांकि और भी बहुत सारे विद्वान हैं जो अपने अपने तरीके से अपने मत अनुसार हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रयास करते रहे हैं, जिनमें डॉक्टर बच्चन सिंह प्रमुख है, और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी भी अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो 1965 में लिखा, उसको आधार उसमें
अपनी ये स्थापनाएं देते हैं, लेकिन आपके लिए ये पर्याप्त रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि और भी विद्वानों के जो इससे संबंधित मत है वो आप जान पाओ, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको इन सब की डिटेल मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी, जिसे आप देख सकते हैं और उसको डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा कर आप और अध्ययन कर सकते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।